हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की, जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। क्लैट यूजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हो, क्लैट पॉइंट से बेस्ट आपको इतने रीजनेबल प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला है। 2499 रुपीज़ में है। क्लैट पीजी 2023 के लिए 1499 रुपीज़ में है। क्लैट पीजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। बुक्स एंड सारी चीज़ें आपके घर पे डिलीवर होंगी। इसके अलावा क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। ये जो कोर्स है क्लैट यूजी 2023 का, इट कॉस्ट यू 13,999 एंड क्लैट पीजी का हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 6,999 का ही है। आप इनमें इनरोल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जो भी चीज़ें, जो भी कोर्स में इनरोल करना चाहें, उसका डेमो क्लासेस, डिटेल सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं एंड वहीं से इनरोल कर लेना है। जैसे ही आप इनरोल करेंगे, हमारे मेंटोर आपको कॉल करेंगे एंड दे विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड फर्दर विद द क्लासेस। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप मंगा सकते हैं, जो कि एनएलएसआईट, डीयू, एलएलबी एंड क्लैट के बच्चों के लिए है। आप घर बैठे बैठे 7 बुक्स एंड मॉक टेस्ट इन एग्जाम्स के हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले, आज का द हिंदू में एडिटोरियल जो है ना, कोई बहुत खास आई नहीं है, तो मैंने जो है एक एडिटोरियल उठाया है आज टाइम्स ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग आरटीआई एक्ट। और आरटीआई एक्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के भी बहुत चांसेस हैं। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आरटीआई एक्ट। तो उस आर्टिकल के थ्रू काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग आरटीआई एक्ट, बेनिफिट्स, कंसर्न और आरटीआई एक्ट है क्या। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। थॉमस जेफरसन की मानी जाए, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है थॉमस जेफरसन, उनका ये कहना है कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। इनका ये कहना है कि भाई डेमोक्रेसी की जो करेंसी होती है ना, वो कुछ नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होती है। और डेमोक्रेसी का ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है ना, वो यही है कि जो जनता है उसके पास ना ट्रांसपेरेंसी रहे, उसको पता रहे कि भाई जो सरकारें हैं वो आखिर में कर क्या रही हैं, मतलब जनता से कोई चीज़ ना छुपाई जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है आपका डेमोक्रेसी का। 2005 में भारतीय सरकार जो है एक बिल लाती है, जो फिर एक्ट बन के सामने आता है, जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। इसके तहत जो है आपको, सिटीजन्स को अपना जो पावर है, जो कि फंडामेंटल राइट से हमें मिलता है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू एक्सरसाइज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके थ्रू जो है हम गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से, डिफरेंट अथॉरिटीज से जानकारी ले सकते हैं कि फलाना काम हो रहा है तो भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, आरटीआई एक्ट से पहले ना हमारे देश में जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती थी, ये ना ब्रिटिशर्स की तरह काम करती थी। देखो, ब्रिटिशर्स के समय में क्या होता था, ब्रिटिशर्स का जहां मन आता तो पैसा यूज करते थे, जहां सड़क बनानी है वहां बनवाते थे। आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते थे कि भाई ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। सेम चीज हमारी इंडियन सरकारों में था। 2005 के बाद जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स थे, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब देने के लिए आरटीआई एक्ट आया। और ये हमारी जनता को एक बहुत ही अच्छा टूल प्रोवाइड किया गया सरकार के द्वारा, जिससे कि आप जो है, आपके जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो सरकार है, उनसे पूछ सकते हो समय समय पे कि भाई हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये रोड बनी है तो इसमें कितना खर्चा आया है। ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और आरटीआई एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, ना जाने कितने स्कैम इससे निकले हैं, ना जाने कितनी बातें इससे निकल के आती हैं, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आरटीआई एक्ट जो है वो ये आपको राइट प्रोवाइड करता है कि टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स किया जाए बाय यूनियन एंड स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज। इट एम्पावर्स द सिटीजन्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो कि आपके पास ये टूल रहेगा कि आप जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हो सरकारी अथॉरिटीज से कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो लोग भी डरेंगे, अकाउंटेबल होंगे और ट्रांसपेरेंसी विल ऑल्सो बी देयर। अंडर दिस एक्ट, public authorities are required to make disclosure on various aspects of the structure and functioning, जैसे कि disclosure on their organization, function and structure, powers and duties of its officers and employees, financial information and procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability etc. among others। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इस एक्ट के तहत आप जो है इन अथॉरिटीज़ से पूछ सकते हैं, स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज, यूनियन पब्लिक अथॉरिटीज से। सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट जो है ना, ये बात करता है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि भाई जिनसे भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है
तो उनको जो है ना जल्द से जल्द पब्लिक जिसने भी इंफॉर्मेशन मांगी है उसको रिप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज पूछा तो आप 4 साल बाद रिप्लाई कर रहे हो। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। सेक्शन 8 ऑफ जो आरटीआई एक्ट है ना गाइस, ये कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट करता है जिसके ऊपर आप जो है वो आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई सोवेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप वो पूछ रहे हो तो नहीं बताया जाएगा। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट कोई मैटर है आप पूछ रहे हो नहीं मिलेगा। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अगर लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है हमारा शायद 1932 का, उसके तहत जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप वो नहीं मांग सकते हो। मिलिट्री की जानकारी आप लेना चाहो नहीं ले सकते हो। तो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो ये आपको सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 8 के अंदर है, ठीक है। इसके बाद ये जो आरटीआई एक्ट है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ को कहता है कि आपके मतलब हर ऑफिसेज जो हैं, हर अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो जिसको हम पीआईओ बोलते हैं। और जो भी आरटीआई डलती है वो पीआईओ के पास जाती है, पीआईओ जो है उसका रिप्लाई करता है। अगर पीआईओ के रिप्लाई से आप नहीं खुश हो तो फिर जो है आपको आगे अपील करने का भी इसमें प्रावधान दिया होता है। इसके अलावा ये एक्ट जो है वो ये कहता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, हर स्टेट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। एड्रेस पब्लिक ग्रीवांस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, ठीक है। फिर क्या है, जो एक्ट है ये पीआईओ को ये कहता है कि आपके ऊपर अगर कोई आरटीआई आपके पास आ रही है तो उसका 30 दिन के अंदर आप रिप्लाई करो। और ऐसी कोई आरटीआई जो किसी सिटीजन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है उसको आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना होगा या रिफ्यूज करना होगा। अगर आप इन सब चीज़ से नाखुश हो कि भाई पीआईओ ने नहीं किया रिप्लाई या कुछ इस तरीके की बात, तो डिपार्टमेंट के अंदर एक अपीलेट अथॉरिटी होती है जहां पे आप अपील कर सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी दोनों पार्टी को सुनेगी, उसके बाद बोलेगी कि हाँ भाई आपने गलत किया है कि सही किया है, आपको आरटीआई का रिप्लाई करना होगा। अगर आप इससे भी खुश नहीं होते हो तो सेकंड अपील जो है ये इंफॉर्मेशन कमीशन को की जा सकती है, जहाँ पे अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आरटीआई में आपको प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे आरटीआई में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि जो एक्टिविटिस्ट होते हैं उनका नाम पब्लिक कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आरटीआई किसी ने डाली तो उसका नाम पब्लिक हो गया। अब उसका नाम पब्लिक हो गया तो फिर भैया उसको तंग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑल्दो जबकि पब्लिक करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना किसी किसी तरीके से पब्लिक कर देती हैं। मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा है लास्ट ईयर का कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, मुझे भी नाम भी याद नहीं आ रहा, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी थी, उसने ना उस बंदे का नंबर तक पब्लिक कर दिया था जिसने आरटीआई डाली थी। फिर लोग ना उसके घर पहुंच गए, उसके एड्रेस पे उसके नंबर को कॉल करे गालियां देने लगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार सुनने को आती है। दूसरा ये कि इसका भी ना तरीका निकाल लिया, जैसे कि आपसे जवाब मांगेंगे तो फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो घुमा फिरा के आंसर देती हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं देती कि भाई ये है, ये घुमा फिरा के कुछ कुछ देंगी, वर्ड्स में आपको फंसा देंगी, डेटाज में आपको फंसा देंगी, आप क्या कर लोगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। इसका फ़ायदे की तो बहुत सारी चीज़ें यार, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जनता के हाथ में एक राइट देता है कि वो जो है जिनको चुन रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके आसपास आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सड़क बन रही है तो आप पूछ सकते हो कितना पैसा खर्च हुआ, करप्शन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनता के पास भी पावर इसके थ्रू आ रही है, ठीक है। अब आज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक पेयर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.5%, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो 6.5% रहने वाला है FY23 के अंदर। वर्ल्ड बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। हेडक्वार्टर जो है इसका वो आपका वॉशिंगटन DC US में है। मोटो जो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही ये पार्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद एनी अर्नॉक्स विन लिटरेचर नोबल। फ्रेंच की ये ऑथर हैं, फ्रांस की ये ऑथर हैं एनी अर्नॉक्स, जिन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी हैं जेंडर एंड क्लास के ऊपर, जो इन्होंने स्ट्रगल्स देखा हुआ है और इसके चलते हुए इनको नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, ठीक है। नोबल प्राइज़ के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। UN काउंसिल रिजेक्ट्स डिबेट ऑन जिंगजांग। ये चाइना का जिंगजांग रीजन के बारे में बात हो रही है,
जहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है चाइना के द्वारा। तो इस पर वोट्स होने थे, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ना इसमें वोटिंग से अपने आप को जो है अब्सटेन किया, जिसमें इंडिया भी एक है। ऑल्दो ये एक सोच मतलब अभी मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आई कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया अब्सटेन, क्योंकि चाइना तो देखो हमारे ऊपर जब भी यूएन में कोई बात होती है ना अगेंस्ट में होता है, चाहे फिर वो टेररिस्ट को बचाने की बात हो, चाहे कुछ भी हो। तो इंडिया ने ऐसा क्यों किया, ये इसके पीछे का लॉजिक अब कुछ एडिटोरियल आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया ने अब्सटेन कर दिया था वोट डालने से। तो चाइना के मतलब काइंड ऑफ समझ लो कि फेवर में बात चली गई है, तो इस पर डिबेट ही नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काउंसिल में डिबेट होने के लिए ना पहले वोटिंग एंड ऑल होती है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। ठीक है, एडिटोरियल के पेज मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आज के एडिटोरियल बिल्कुल बोगस हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो कोई ऐसा कुछ नई चीज़ निकल के आ नहीं रही है। ठीक है, इज इट टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी, तो 2 टर्म्स इस टेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे कवर हैं, तो वो मैं आप वही समझाने की मेरी कोशिश रहेगी कि क्या है। पहली देखो गिग इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, ये सब एग्जाम्पल है गिग इकोनॉमी के। आपने अपना फ़ोन ऑन किया, जब तक आप काम करना चाहते हो उस ऐप में रहो, आप उस ऐप के थ्रू गाड़ी चलाओ, आप उस ऐप के थ्रू डिलीवरी करो, आपको जो करना है करो। जैसे ही आपने वो ऐप बंद कर दी वो काम खत्म। तो ये एग्जाम्पल होते हैं गिग इकोनॉमी के। आजकल एक नई टर्म अभी बहुत न्यूज़ में है जिसको हम बोलते हैं मून लाइटिंग। टीसीएस ने अभी कुछ दिन पहले मून लाइटिंग टर्म को काफ़ी पॉपुलर कर दिया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था जो मून लाइटिंग में काम कर रहे थे। देखो अभी हुआ क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो है ना, जब से कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आया तो उसी में परमानेंट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज का भी फ़ायदा होता है कि उनको जो है एसी का बिल पे नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना है, घर से काम हो ही रहा है, और चाय पानी कॉफ़ी ये सब भी नहीं देना है। तो कंपनीज भी जो थोड़ा सा शिफ्ट हो रही हैं आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में, जो पॉसिबिलिटीज़ जिस तरीके जो कंपनीज इस मतलब एनवायरनमेंट में सूट होके काम कर पा रही है वही। तो अब क्या हो रहा है ना कि उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक आदमी है, मान लो कोई राम है, ठीक है, तो राम जो है ना वो टीसीएस में सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, साथ ही साथ राम ने ना अपनी किराना स्टोर भी अपने घर के बाहर खोल रखी है। तो राम पूरा दिन किराना स्टोर पर बैठ के टीसीएस का काम कर रहा है। तो ये क्या, ये मून लाइटिंग है भाई। एक तरफ अपना घर का भी काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप इसका भी काम कर रहे हो। और ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया। अब जैसे राम है, वो टीसीएस के लिए काम कर रहा है, पता पड़े उसने बाहर ना अपना स्टार्टअप बना रखा है जो सेम काम करता है लेकिन अपने स्टार्टअप के नाम पे करता है। तो ये जो है ना, ये मून लाइटिंग अभी हो गई हैं, और इसी के चलते हुए बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला भी जा रहा है। देखो जब यही लोग ऑफिस में जाते थे तब 8 से 10 घंटे ऑफिस में रहते थे, तो इनको दूसरे काम करने के लिए समय नहीं मिलता था। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसी को मून लाइटिंग टर्म के सामने के नाम से अभी जाना जा रहा है। ठीक है, इंडियन मेड एलसीएच प्रचंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया था, जो कि इसकी कुछ खासियत जान लो। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है क्या, प्रचंड। ठीक है, मे बी इस पर कोई क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये बनाया गया था, ठीक है, विच कैन टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, जिसको हम 16,400 फीट भी मान सकते हैं। द हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 288 किलोमीटर पर आवर एंड हैज़ अ कॉम्बैट रेडियस ऑफ 500 किलोमीटर विच कैन गो अप टू अ सर्विस सीलिंग ऑफ 21,000 फीट। ठीक है, सियाचिन एंड एवरीवेयर भी इट इज सुटेबल। इट कैन डिप्लॉयड टू परफॉर्म कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, बंकर बस्टिंग ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन इन द जंगल एंड अर्बन एरियाज एंड सपोर्ट द ग्राउंड फोर्स। ठीक है, तो ये प्रचंड है आपका, जिसको हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के द्वारा बनाया गया है। हाँ, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, देयर इज नथिंग टू बी रॉन्ग इन इट। जस्टिस दिनेश शर्मा टू हेड द यूएपीए ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू बैन ऑन पीएफआई। ठीक है, एक न्यूज़ थी, शॉर्ट में देख लिया। कफ सिरप एक्सपोर्टेड ओनली टू द गैमीबिया फाइंड सीडीएससीओ प्रोब। हमारे देश की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये पता करके निकाली है कि भाई जो ये कफ सिरप एक्सपोर्ट हुई थी गैमीबिया में, जहाँ पे कल हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी, काफ़ी सारे बच्चों की मौत हो गई थी, तो वो सिर्फ गैमीबिया भी ही एक्सपोर्ट करी गई है। लेकिन WHO का ये कहना है कि कुछ इनफॉर्मल मार्केट के थ्रू और भी जगहों पे ये एक्सपोर्ट हो गई हो तो वहाँ पे भी हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा जो है अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको फार्मेक्सिल बोलते हैं, उन्होंने जो है ना मेड इन फार्मास्यूटिकल्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
उनसे लाइसेंस एंड एवरीथिंग मांगे हैं, ये कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब इनकी जो है वाट लगने वाली है। देखो सिंपल सी बात है यार, इंडिया जो है ना वो मेडिकल के फील्ड में बहुत आगे है, दवाइयाँ बनाने के फील्ड में बहुत आगे है, और इस तरीके की अगर हमारे ऊपर बदनामी पूरे विश्व लेवल पे हो जाएगी ना, तो इंडिया का एक्सपोर्ट इन फील्ड में जो है प्रभावित होने वाला है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात तो है नहीं कि भाई एक ऐसा केमिकल मिल जाना सिरप के अंदर जो किसी इंसान की जान ले सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें फिर भारत में कैसे रेगुलेट करी जा रही हैं सरकारों के द्वारा, कैसे ये सिरप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, कैसे कंपनी चली रही हैं अगर इतना गड़बड़ कर रही हैं तो ये जो है ना विश्व के लेवल पे भारत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। थाईलैंड की एक न्यूज़ है, एक्स पुलिसमैन किल्स 22 चिल्ड्रंस एट डे केयर सेंटर इन थाईलैंड। ठीक है। इंडिया अब्सटेन्स ऑन श्रीलंका वोट एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये समझ में आता है क्योंकि श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी है, हमें इनसे रिलेशन अपने बेटर ही रखने हैं। एट 34 बुर्किनाज न्यू जनता चीफ इज वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर। देखो ये अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है, इसमें यहाँ पे कहीं बुर्किनो फासो पड़ता है। ये भैया ये बंदे हैं इब्राहिम ट्रेओर, इन्होंने जो है ना अपने आप को न्यू जनता चीफ ऑफ आपका बुर्किना फासो घोषित कर दिया है। जस्ट 34 ईयर के हैं, अभी कुछ समय पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था इनको, बट अब भैया इन्होंने ऐसा चक्का चलाया वहाँ पे कि ये जो है नाउ ही इज़ द जनता चीफ ऑफ बुर्किना फासो, इब्राहिम ट्रेओर। दिस इज इट, ये था गाइज हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ पे एक न्यूज़ देखी है, 34 बुर्किनाज न्यू जनता चीफ इज वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर। India abstains on Sri Lanka vote at United Nations Human Rights Council. Ex-policeman kills 22 children at daycare center in Thailand. Cuff syrup exported only to Namibia. Justice Dinesh Sharma to head the UAPA tribunal. The Indian made LCH Prachand. It is time for the gig economy. बेकार एडिटोरियल थे, यहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ देखी, हमने RTI एक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।